जय हिंद सभी को। आज का टॉपिक हमारा क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड। सबसे पहले आते हैं मेन, सिर्फ फैक्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इनका जो खोजकर्ता है वो खोजकर्ता कौन है? विलियम हॉर्वे। ब्लड जो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, इसको कभी कभी हम लोग कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमारा 3-4 चीज हैं, जैसे रक्त है, रक्त नलिकाएं हैं, हृदय है। ये सबको मिला जुला कर एक सिस्टम चलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो क्या पूछेगा कि क्या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में रक्त आता है? बिल्कुल आता है। ठीक है। ब्लड, यहां से पढ़िए ब्लड। ब्लड हम आपको बताए थे, टिश्यू में अगर हम ब्लड पढ़ते हैं तो ब्लड एक जो है ना, एक संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड एक क्या है? और ब्लड क्या है? तरल है कि नहीं है? तो तरल संयोजी उत्तक है। कैसा है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कोशिकाओं के बीच में जब रक्त वेसल्स पढ़ेंगे, जब हम रक्त नलिकाएं पढ़ेंगे, तो उनमें जो है इंटरसेलुलर अवकाश होता है। मतलब उनमें जो है ना गैप होता है। उन ब्लड वेसल्स में क्या होता है? गैप होता है। जिस गैप में क्या भरा रहता है? प्लाज्मा। जिस गैप में क्या भरा रहता है? प्लाज्मा। तो विलियम हॉर्वे ने खोज किया था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत रक्त नलिकाएं, हृदय होता है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, साथ में इनके बीच में जो कोशिकाएं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ठीक है। आगे आते हैं थोड़ा विविध पे। ठीक है, हल्का हल्का विविध है। पूछेगा कि शरीर में लगभग 5.5 लीटर क्या होता है? ब्लड होता है। ठीक है। जरूरी नहीं है इतना ही है, किसी में थोड़ा सा ज्यादा, किसी में थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज कितना है? 5.5 लीटर हम लोग ब्लड है। शरीर का पूछेगा कि ब्लड कितना परसेंट हिस्सा है, तो शरीर का ब्लड 7% हिस्सा है। कितना परसेंट हाथ है? हाँ, शरीर के वेट का या शरीर के पूरा आयतन का कितना परसेंट है? 7% है खून हमारे बॉडी में। 1 यूनिट हम लोग कभी कभी ब्लड लेने जाते हैं कि 1 यूनिट ब्लड दीजिए, उसमें कितना ml ब्लड रहता है? 450 ml ब्लड रहता है। मतलब आधा kg से भी, मतलब आधा ml से भी क्या रहता है? कम रहता है। 450 ml। रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। पुरुषों में ब्लड ज़्यादा होता है और महिलाओं में ब्लड क्या होता है? उसके अपेक्षा कम होता है। रक्त जो है थोड़ा गाढ़ा रहता है, और गाढ़ा में हम बताए थे ये कौन सा विलियन है? तो कोलाइडी विलियन है। ठीक है। लगभग कौन सा, जो थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा वो क्या है? कोलाइडी विलियन है। पूछेगा शहद क्या है? कोलाइडी विलियन है। ठीक है। तो कोलाइडी विलियन आपका जाता है। भ्रूण अवस्था में पूछेगा किस अवस्था में भ्रूण के किस अवस्था में हमारा जो है ब्लड निर्माण होता है, तो वो मेसोडर्म अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? मेसोडर्म अवस्था में हमारा खून का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसका खून का जो पीएच वैल्यू है वो हमारा 7.35 से लेकर 7.45 तक है। ठीक है। एवरेज इतना के बीच में कहीं भी रहेगा तो मार दीजिएगा। ठीक है। तो हम अभी पढ़े कि शरीर में हमारा लगभग कितना परसेंट ब्लड है? 5.5 लीटर ब्लड है, लेकिन शरीर का कितना परसेंट है? तो 7% है। 1 यूनिट ब्लड में लगभग 450 ml रहता है। अध्ययन इसका हेमेटोलॉजी कहलाता है। स्त्री की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा ब्लड रहती है। ब्लड कैसा है? कौन सा विलियन है? तो कोलाइडी विलियन है। भ्रूण अवस्था के मेसोडर्म अवस्था में जो है ब्लड का निर्माण शुरू हो जाता है। पीएच वैल्यू पूछेगा 7.35 से लेकर 7.45 तक है। अब आते हैं हम लोग, ब्लड का जो है एक रासायनिक संगठन है। ठीक है। रासायनिक में हम लोग जरा पढ़ते हैं तो रासायनिक संगठन को 2 भाग में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक बांटा गया है सेल। एक बांटा गया है प्लाज्मा और एक बांटा गया है क्या? सेल में बांटा गया है। तो हम लोग देखेंगे प्लाज्मा लगभग 55 से कितना परसेंट है? 60% है। और सेल लगभग 40 से कितना परसेंट है? 45% है। ठीक है। तो हमारा सबसे ज्यादा क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा ज्यादा है, तो प्लाज्मा में कुछ कुछ ज्यादा पढ़ना है। जैसे प्लाज्मा पूछेगा कि निर्जीव है कि सजीव है, तो निर्जीव है। प्लाज्मा क्या है? निर्जीव है, लेकिन सेल क्या है? सजीव है। हमेशा प्लाज्मा ज्यादा रहेगा और सेल क्या रहेगा? कम रहेगा। प्लाज्मा में क्या क्या पढ़ना है? तो प्लाज्मा का सबसे ज्यादा 90% भाग में क्या रहता है? जल रहता है। क्या रहता है? तो प्लाज्मा के 90% भाग में जल। प्रोटीन पूछेगा, प्रोटीन कितना परसेंट भाग में रहता है? तो लगभग 7 से 8% भाग में रहता है। तो मानिए कि 90% हो गया जल ही, 7 से 8% हो गया प्रोटीन ही। आपका जो है प्रोटीन में भी देखिएगा कुछ कुछ प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनेजेन या एंटीबॉडी।
सबके बारे में जानते हैं। फाइब्रोनेजिन जो है आपका रक्त का थक्का जमने देता है, ठीक है। 1 से 2% आपका क्या है, एमिनो एसिड है। 1 से 2% क्या है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड के अलावा जो है विटामिन है, ग्लूकोज है, सोडियम पोटेशियम है और कुछ लोहा भी हमारे बॉडी में ब्लड में सम्मिलित है। तो पूछेगा कि क्या ब्लड में सोडियम है, बिल्कुल है। लोहा है, बिल्कुल है। विटामिन है, बिल्कुल है। ग्लूकोज है, बिल्कुल है। फाइब्रोनेजेन प्रोटीन सब है, बिल्कुल है। क्या H2O है, पानी है ब्लड में, बिल्कुल है। प्रोटीन है ब्लड में, बिल्कुल है। ये सारा कुछ किस में आता है, प्लाज्मा में आता है, ठीक है। लेकिन पूछेगा कि सेल जो सजीव पार्ट है उसके अंतर्गत क्या आता है, तो उसके अंतर्गत हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स आते हैं। RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो रासायनिक संगठन में 2 आया, एक प्लाज्मा आया और एक क्या आया, सेल आया। प्लाज्मा में लगभग 55 से 60% और उधर होगा तो 40 से 45% होगा। निर्जीव होगा प्लाज्मा, सेल क्या होगा, सजीव होगा। सेल में क्या आएगा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। बाकी सारा प्रोटीन, एमिनो एसिड, ये सारा किस में आता है, प्लाज्मा में आता है। और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आएगा आपका क्या, रक्त कोशिकाएं। अब क्या आएगा, रक्त कोशिकाएं, ठीक है। रक्त कोशिका, आखिर रक्त बनता कैसे कैसे है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भ्रूण अवस्था में हमारा सबसे पहले मीसोडर्म में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भ्रूण के मीसोडर्म अवस्था में बन रहा है। मीसोडर्म में कहाँ बन रहा है, लीवर सेल में बन रहा है। किस, कहाँ बन रहा है, लीवर सेल में बन रहा है। लीवर सेल में जो है हमारा RBC, WBC और क्या बन रहा है, प्लेटलेट्स बन रहा है। तो ये बच्चा में भ्रूण किस अवस्था में, मेसोडर्म। मेसोडर्म में कहाँ पे, लीवर सेल में बन रहा है। लीवर सेल में आपका बच्चों में भी तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है कि नहीं होता है, सब कुछ होगा। ये जस्ट लाइक एक हड्डी है। हड्डी का बीच वाला भाग जिसमें हमारा पीला लाल द्रव रहता है, क्या रहता है, पीला लाल द्रव। और इसी को हम लोग कहते हैं बोन मैरो। इसी को क्या कहते हैं, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर में जो है पीले लाल द्रव भरा रहता है कि नहीं भरा रहता है, ठीक है। पीला लाल द्रव जब भरा रहता है तो बोन मैरो के कौन सा सेल में भरा रहता है, स्टेम सेल में। कौन सा सेल में भरा रहता है, स्टेम सेल के हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल। स्टेम सेल का भी बहुत सारा प्रकार होता है। स्टेम सेल में पूछेगा कौन सेल में, तो हेमेटोपोएसिस, नाम ही से लग रहा है हेमेटो, हेमेटो ब्लड को बोला भी जाता है। तो हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल के अंदर ही हमारा RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो हम अभी बताएं कि जब बचपन अवस्था में जाइएगा तो आपका किस अवस्था में होगा, मेसोडर्म अवस्था में। मेसोडर्म के कौन सा भाग में, लीवर सेल में। लीवर सेल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये वयस्क अवस्था में बोन मैरो में होगा। बोन मैरो से कहाँ जाएगा, स्टेम सेल। स्टेम सेल में भी कौन सा स्टेम सेल था, हेमेटोपोएसिस स्टेम सेल के अंदर में ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण होगा। रक्त निर्माण अगर हम पूछेंगे डायरेक्ट कि वयस्क में कहाँ होता है, बोन मैरो। लेकिन भ्रूण में कहाँ से होता है ब्लड का निर्माण, तो लीवर से होता है। भ्रूण में कहाँ होता है, लीवर से होता है, ठीक है। लेकिन पूछेंगे भ्रूण के किस अवस्था में होता है, तो मेसोडर्म अवस्था में होता है। कंप्लीट है इधर। अब आते हैं RBC पे, ठीक है। किस पे आते हैं, RBC पे। हम लोग पहले सेल पर चलते हैं। सेल पे RBC, WBC और प्लेटलेट्स है। तो सबसे पहले हम RBC पर चलते हैं। RBC का जो अन्य नाम है वो क्या है, इरिथ्रोसाइट है। क्या है, इरिथ्रोसाइट। क्या है, सबसे पहले ई से शुरू होगा, इरिथ्रोसाइट। निर्माण इसका कहाँ होगा, बोन मैरो में। निर्माण कहाँ होगा, मात्रा इसकी लगभग 45 से 50 लाख के करीबन रहता है, ठीक है। कार्य इसका है हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ब्लड में इसका कार्य है, ठीक है। मृत्यु इसकी कहाँ होती है, प्लीहा स्प्लीन में होती है। जीवन काल इसकी 120 दिन, लगभग कितना दिन होगी, 120 दिन। महीना में देखिएगा तो 3 से 4 महीना, सप्ताह में देखिएगा तो 26 से 28 सप्ताह के करीबन होता है। निकाल भी लीजिएगा, 120 दिन है तो 30 से कीजिएगा तो 3 से 4 महीना के साथ साथ 26 से 28 वीक के अंदर में RBC की मृत्यु हो जाती है। केंद्रक पूछता है कि केंद्रक क्या RBC में पाया जाता है, तो नहीं, केंद्रक RBC में पाया नहीं जाता है, परंतु कुछ चीज़ों में जरूर पाया जाता है। तो कुछ चीज़ों में कौन हो जाएगा, नोट में यहाँ लिखा हुआ है, ऊंट और लामा। लामा कहा जाता है भेड़ के बच्चे को, ठीक है। तो ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है। RBC में केंद्रक ऊंट और लामा में पाया जाता है। पूछेगा आकार कैसा है, तो इसका आकार उभयतल है। कैसा आकार है, उभयतल है, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत।
तो अन्य नाम इसका क्या है? इरिथ्रोसाइट। निर्माण इसकी कहाँ होती है? बोन मैरो में। मात्रा इसकी कितनी है? लगभग 40 से 45 लाख के करीबन है। कार्य इसकी कितनी है? हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर इसका मेन कार्य है। जीवन काल इसका 120 दिन है, 3 से 4 महीना, लगभग 28 वीक के करीबन। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लामा के आरबीसी में हमारा केंद्रक पाया जाता है। आकार इसकी कैसी है? उभयतल है। आगे अगर हम देखेंगे तो आगे देखेंगे आरबीसी की मात्रा कम अथवा ज़्यादा होता कैसे कैसे। जैसे सिंपल चीज, अगर हम लोग दौड़ते हैं तो आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, हमारा देखते हैं ना ब्लड बढ़ जाता है। या कभी कभी गुस्सा होता है, किसी का हाइपर, तुरंत गुस्सा हो गया, गुस्सा होने से हमारा आरबीसी का लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। या फिर कोई भी काम जो हमारा शरीर संचालन कर रहा है उसमें आपका आरबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे अगर आरबीसी की मात्रा बढ़ी, ठीक है, आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आरबीसी की मात्रा बढ़ेगी तो आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन की भी मात्रा बढ़ जाएगी। हेमोग्लोबिन क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है कि नहीं करता है? तो ऑक्सीजन की भी मात्रा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? फिर ऑक्सीजन जब बढ़ेगी तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ग्लूकोज को अच्छे से तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? आपका भोजन पचेगा अच्छे से कि नहीं पचेगा? तो एटीपी ऊर्जा हमारा आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपका भोजन अच्छे से नहीं पच रहा है तो आप थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करिएगा तो आपका आरबीसी क्या होगा? बढ़ेगा, हेमोग्लोबिन भी बढ़ेगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जाएगा, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ग्लूकोज में पूर्ण रूप से क्या होगी? टूटेगी। ठीक है, ये तो आरबीसी अगर बढ़ेगा तो एटीपी का निर्माण भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? सिंपल चीज़ है कि नहीं है? तो ये सर्किल हमेशा याद रखिएगा। पूछेगा कि आरबीसी की मात्रा जो है कम कब होगी? तो जब सोइएगा ना, तो सोते समय या आराम करते समय आपका आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी। तो सोते समय आरबीसी की मात्रा कम होती है। तो ज़्यादा और कम का मात्रा समझ गए। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? निर्माण कहाँ से होता है? मात्रा कहाँ से होता है? क्लियर है। मेसोडर्म के अवस्था में शुरू होकर लीवर में निर्माण होता है बच्चों का, और वयस्क में किसका निर्माण होता है? बोन मैरो में होता है। कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे आते हैं। आगे हमारा आरबीसी अभी पढ़े हैं, तो आरबीसी और हेमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा विशेष अध्ययन करना है। जैसे पूछेगा कि आरबीसी के ही अंदर में हेमोग्लोबिन आता है, तो हेमोग्लोबिन को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? प्रोफेसर होनफील्ड। किसने किया था? प्रोफेसर होनफील्ड ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर होनफील्ड। हेमोग्लोबिन जो है दो चीज से मिलकर बनता है, एक हेमो और एक ग्लोबिन। हेमो मतलब आता है इसमें लौह तत्व आता है, और ग्लोबिन मतलब आता है प्रोटीन। तो यह एक लोहा और प्रोटीन का जस्ट लाइक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? इसमें अगर देखेंगे तो लोहा आपका अकार्बनिक आता है और प्रोटीन आपका क्या आता है? कार्बनिक आता है। ठीक है, तो एक तरीका का कार्बनिक वो अकार्बनिक का ये मिश्रण है कि नहीं है? क्योंकि आपका लोहा क्या है? लोहा आपका क्या है? अकार्बनिक है, अकार्बनिक है। और प्रोटीन क्या है? कार्बनिक है। तो आपका एक तरीका का कार्बनिक और अकार्बनिक का मिश्रण है कि नहीं है? लौह तत्व और प्रोटीन है। हेमो मतलब लौह तत्व और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन। हेमोग्लोबिन का कार्य आपका क्या रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना रहता है। साथ में यहाँ से क्वेश्चन ये बार बार पूछा है कि एक हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का कितना अणु ढोकर लेता है? तो 4 अणु ढोकर लेता है। कितना ढोता है? 4 अणु ढोता है ऑक्सीजन का। मात्रा पूछेगा कि किसी भी शरीर में, किसी के भी शरीर में हेमोग्लोबिन बढ़ रही है, घट रही है, ये जो है किससे चेक होता है? तो हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर, हीमोग्लोबिनोमीटर से आपका क्या होता है? किसके ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन है ये पता चलता है। पूछता है कि मेल में, फीमेल में और आदर्श हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? तो आपका मेल में लगभग 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन होना चाहिए। कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए? प्रति 100 मिलीलीटर में कितना? लगभग आपका 12 से 16 ग्राम। फीमेल में पूछेगा तो 10 से 14 ग्राम। और पूछेगा एक आदर्श हेमोग्लोबिन कितना होता है? तो लगभग 10 ग्राम। ठीक है, तो सब में कुछ कुछ कम करते रहिएगा। 12-16 इधर है आपका 10-14, और एक आदर्श में कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो आपका मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम होता है हेमोग्लोबिन। इससे तो क्लियर है कि नहीं है? लेकिन एक आदर्श याद रखिएगा, आदर्श है 10 ग्राम।
अब कुछ कुछ आते हैं हम लोग कुछ कुछ बीमारियां, ठीक है। जैसे हम लोग आरबीसी के अगर मान लीजिए कि ब्लड की अगर कमी हो जाती है तो हमें कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है कि नहीं होता है, या एनीमिया हम लोग कहते भी है कि ब्लड की कमी से क्या है, इसमें एनीमिया हो गया। केचुआ में एक याद रखिएगा, एक नोट में दे दिए हैं कि केचुआ के हेमोग्लोबिन में जो है ना आपका प्लाज्मा में ही हेमोग्लोबिन घुला रहता है। जो केचुआ का जो हेमोग्लोबिन है वो किसमें घुला रहता है, प्लाज्मा में ही घुला रहता है, ठीक है। दूसरा एक बीमारी हम लोग देखते हैं, ये है सिकल सेल। क्या है, सिकल सेल। हम आपको बताए थे कि आरबीसी का जो है ये आकार क्या है, उभयतल आकार है कि नहीं है, सब जगह हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन है कि नहीं है। धीरे धीरे जो है आरबीसी की मात्रा कम होती जाएगी, ठीक है। और आरबीसी की मात्रा जो है देखिए यहाँ से हट के आरबीसी की मात्रा क्या हो रही है, गोल से छोटा छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आपका ये उभयतल जो है, उभयतल शेप से एक हंसुआ के शेप में हुआ कि नहीं हुआ, एक तरीका से तो हंसिया आकार का हो गया कि नहीं हो गया। मतलब इसमें है कि हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हुई है कि नहीं हुई है, आरबीसी की मात्रा कम हुई है कि नहीं हुई है। तो सिकल सेल वैसी बीमारी है जिसमें आपका आरबीसी के आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। आरबीसी के आकार में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। आनुवांशिक समस्या है ये। कैसी समस्या है, पिता का बेटा, बेटा का उसका बेटा, उसका बेटा, आनुवांशिक समस्या है। इसमें हेमोग्लोबिन की स्तर में कमी आ रही है कि नहीं, आरबीसी कमी होगा तो हेमोग्लोबिन के स्तर में भी कमी आएगा। याद रखिएगा सिकल सेल से जो भी प्रभावित व्यक्ति होता है जिसमें आरबीसी की मात्रा या हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसमें जो है मलेरिया उसे नहीं होगा, उसे मलेरिया क्या होगा, नहीं होगा। क्योंकि जो है सिकल सेल से ग्रसित आदमी में मलेरिया का प्रतिरोधक अपने आप उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। मतलब उसमें जो है मलेरिया का एंटीडोट उसमें खुद ब खुद तैयार हो जाता है। तो सिकल सेल से ग्रसित आदमी को क्या नहीं, कौन सा रोग नहीं हो सकता है, तो वो मलेरिया नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक सिकल सेल पढ़ लिए, एक एनीमिया पढ़ लिए रोग, आरबीसी का ये सब रोग है, ठीक है। उसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं थैलेसीमिया रोग। क्या करते हैं, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में भी देखिएगा इसमें भी आकार रहता है गोल, धीरे धीरे इसकी आकार क्या होती है, छोटी छोटी होती चली जाती है। मतलब आकार में भी क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है कि नहीं। यह भी एक जेनेटिक है, अनुवांशिक है। आरबीसी की आकार में इसमें भी कमी आती है और हेमोग्लोबिन की मात्रा में भी क्या होती है, कमी आती है। तो आप अभी तक पढ़े आरबीसी से होने वाली जो बीमारी है उसमें एनीमिया पढ़े, थैलेसीमिया पढ़े, सिकल सेल पढ़े। 3 है कि नहीं है। प्रोफेसर होनफील्ड ने इसके बारे में जानकारी दी थी और आपका टोटल चीज यही है। अब आते हैं हम लोग WBC पे। किस पे आते हैं, WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल कहा जाता है। इसमें आपका देखिएगा तो इसका अन्य नाम क्या है, ल्यूकोसाइट। इसका अन्य नाम क्या होगा, ल्यूकोसाइट। निर्माण इसकी कहाँ होगी, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का अन्य नाम क्या था, इरिथ्रोसाइट। तो WBC का क्या होगा, ल्यूकोसाइट। निर्माण इसकी कहाँ होगी, अस्थि मज्जा में। मात्रा इसकी लगभग 4000 से 9000 के करीबन होता है, ठीक है। आकार इसकी निश्चित नहीं होती है। जीवन काल इसकी 6 से 7 दिन की होती है। कार्य इसका क्या है, रोग प्रतिरोध करना, ठीक है। रोग प्रतिरोध क्षमता को विकसित करना कार्य है। केंद्रक इसमें पाया जाता है। मृत्यु भी इसकी क्या होती है, प्लीहा में होती है। हम बताए थे आरबीसी के जब बारे में, तो WBC का ल्यूकोसाइट तो आरबीसी का इरिथ्रोसाइट। निर्माण दोनों की अस्थि मज्जा में ही होती थी। उसकी मात्रा ज़्यादा थी, इसकी मात्रा थोड़ी सी क्या थी, कम है, 4000 से 9000 है। उसकी जो है आकार उभयतल थी, इसकी आकार निश्चित नहीं है। जीवन काल आरबीसी का 120 दिन था, लेकिन इसका WBC का 6 से 7 दिन है। कार्य इसका रोग प्रतिरोधक कार्य था, लेकिन आरबीसी का क्या था, हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्य करना। आरबीसी में केंद्रक पाया नहीं जाता था, लेकिन WBC में केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है। मृत्यु दोनों की कहाँ होगी, प्लीहा में ही होगी। WBC जो है, WBC का अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक कणिका युक्त और एक कणिका रहित, जिसको कहा जाता है कणिका युक्त को ग्रेनुलोसाइट। क्या कहा जाता है, ग्रेनुलोसाइट। एंड कणिका रहित का एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो मतलब कणिका युक्त में डिवाइड करेंगे तो इसमें आपका 3 आता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और
इयोसिनोफिल्स। तो आपका 3 आता है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स आता है। और आपका कणिका रहित में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे सबसे पहले हम आते हैं कणिका युक्त में। कणिका युक्त में बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें आपका कहा जाता है बेसोफिल्स। क्या है? बेसोफिल्स हमारा शरीर का अलार्म सिस्टम है। अगर कोई भी बीमारी अगर हमारे अंदर में आता है तो बेसोफिल्स बोलता है अरे अरे एक बीमारी आ गया तुम्हारे में, ठीक है, उठो उठो उठो। जैसे आपके घर में कोई चोर घुस गया तो अलार्म बजता है ना, अरे उठो उठो उठो, ठीक है। तो ये बॉडी को सचेत करता है कि अरे अरे तुम्हारे बॉडी में क्या है, कोई घुस रहा है, ठीक है, तो अलार्म बजाओ। तो वही क्या करता है, बेसोफिल्स का कार्य है। अलार्म में वो क्या करता है, आपके बॉडी में एलर्जी उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एलर्जी उत्पन्न करके बॉडी को बताता है कि अरे अरे कोई चीज़ अंदर घुस रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा ये हिपेरिन या हिस्टामिन जैसे जो है एंटी क्लॉटिंग ब्लड, मतलब ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, ब्लड को जमने नहीं देता है। इसका भी निर्माण कौन करता है? बेसोफिल्सिंग करता है। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रोफिल्स, अब कौन आया? न्यूट्रोफिल्स जो है WC की सबसे ज्यादा मात्रा पूछेगा किस क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स में ही है, लगभग 60% की मात्रा है। इसको कहा जाता है मिलिट्री फोर्स। इसको क्या बोला जाता है? ये जो है बीमारी घुसता है तो अलार्म ये बजाता है, लेकिन मारने का काम किसको है? न्यूट्रोफिल्स का। उस बीमारी को मारता कौन है? न्यूट्रोफिल्स मारता है, इसीलिए मिलिट्री फोर्स कहा जाता है। और मिलिट्री फोर्स का संख्या ज़्यादा होती है कि नहीं होती है, तो इसकी भी संख्या WBC में ज़्यादा है। ठीक है, साथ में आपका देखिएगा जो लास्ट है, लास्ट क्या है? इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स ये आपका प्रतिरक्षा प्रणाली है। ये क्या है? अब अलार्म बजा दिया और न्यूट्रोफिल्स क्या किया? मार दिया। तो आखिर अलार्म बजाने के साथ एलर्जी ये उत्पन्न किया था कि नहीं किया था? वो एलर्जी को कोई ना कोई खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तो इयोसिनोफिल्स जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है और ये एलर्जी को क्या करता है? ठीक करता है। साथ साथ घाव को भी क्या करता है? ये ठीक करता है। ठीक है, मात्रा अगर कभी कभी इयोसिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो अगर बढ़ जाएगी तो आपको हाई फीवर, दाग, खाज, खुजली इत्यादि की बीमारी आपका हो सकती है। ठीक है, तो हम अभी तक पढ़े 3 चीज, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स। तीनों इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल्स अलार्म सिस्टम है, न्यूट्रोफिल्स मिलिट्री फोर्स कहा जाता है, और इयोसिनोफिल्स आपका क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली है, सब कुछ ठीक करता है। ठीक है, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो आपका कणिका रहित लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में पढ़ना है। तो इतना पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे जो है, आगे हम लोग पढ़ना था मोनोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। ठीक है, सबसे पहले लिम्फोसाइट आइए। ठीक है, क्या है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट पढ़ना था हम लोग को। लिम्फोसाइट जो है ये एक कणिका रहित था ना, कणिका रहित में हम मोनोसाइट और आपको लिम्फोसाइट लिखे थे। छोटा आकार का ये WBC होता है। ये क्या होता है? छोटा आकार का WBC होता है। सबसे छोटा आकार का कौन होता है? लिम्फोसाइट। ठीक है, लेकिन आकार में छोटा होता है, लेकिन केंद्रक इसका क्या होता है? बड़ा होता है। आकार में छोटा है लेकिन केंद्रक क्या है इसका? बड़ा होता है। लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी का विकास करके हमारे शरीर में आए संक्रमण से हमें क्या करता है? बचाता है। नाम से ही लग रहा है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, सिंपल। मेन इसका याद रखिएगा, आकार इसका सबसे छोटा अब WBC में होता है, लेकिन केंद्रक इसका बड़ा होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट में याद रखिएगा, लिम्फोसाइट 2 प्रकार का होता है, एक T लिम्फोसाइट होता है और एक B लिम्फोसाइट होता है। नाम से ही रखिएगा, T मतलब थाइमस, T मतलब थाइमस, तो ये थाइमस ग्लैंड एक रहता है, और एक ये क्या रहता है? B से बोन मैरो, B से बोन मैरो। ठीक है, जिसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। तो लिम्फोसाइट 2 प्रकार का, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। ठीक है, नाम से ही देखिएगा, T लिम्फोसाइट जो है ना, आपका नाम से ही है, T लिम्फोसाइट थाइमस लिम्फोसाइट होता है, लेकिन आम भाषा में हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसफर। T मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। ठीक है, मतलब ये बीमारी का जो ये ट्रांसफर है कि कौन सा बीमारी आपका जो है उसको जो है ट्रांसफर करता है किसके पास? B लिम्फोसाइट के पास। T लिम्फोसाइट आप ट्रांसफर कहाँ करता है? B लिम्फोसाइट। मतलब जो है हानिकारक तत्वों के बारे में जानकारी को इकट्ठा करता है T लिम्फोसाइट, और उस जानकारी को जो है ये लिम्फोसाइट B के पास भेजता है। ये किसके पास भेजता है? और B लिम्फोसाइट क्या करता है? उसके लिए एंटीबॉडी बनाता है। B लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है और
आपका बीमारी क्या होता है, मर जाता है। लेकिन हम लोग जानते हैं एड्स का जो बीमारी होता है इसमें यह टी लिम्फोसाइट मार देता है। एड्स पहले आते हुए कौन मार देता है, टी लिम्फोसाइट मार देता है। तो टी लिम्फोसाइट ही अगर मार देगा, आप संदेशे भेजने वाला को मार दीजिएगा तो आपको राजा तैयार थोड़े रहेगा उसको मारने के लिए। तो टी लिम्फोसाइट ही को मार देता है, जिससे ये बता ही नहीं पाता है बी लिम्फोसाइट को कि एड्स आया है, एड्स के लिए तुम क्या बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ। तो ये धीरे धीरे टी लिम्फोसाइट मार देता है और धीरे धीरे एड्स से हमारा शरीर क्या होता है, अपने आप हम लोग मर जाते हैं, देखते होंगे। तो टी जो है बीमारी का इकट्ठा करके ये किसके पास भेजता है, बी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट जो है उसी बीमारी का एंटीबॉडी हमारे बॉडी में क्या करता है, बना देता है। लिम्फोसाइट का कहानी खत्म है, समझ में आया। कणिका रहित होगा, आकार सबसे छोटा WBC का, लेकिन केंद्रक क्या होगा, बड़ा रहेगा। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का विकास करके संक्रमण से बचाता है। टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट का हो गया। अब आइए मोनोसाइट। ये आपका आरबीसी में मोनोसाइट बड़े आकार का होता है। मोनोसाइट क्या है, आरबीसी WBC का बड़ा जो प्रकार आकार होता है वो किसका होता है, मोनोसाइट का होता है। छोटा किसका है, लिम्फोसाइट का। शरीर में जो बचा हुआ जो हानिकारक तत्व होता है उसको समाप्त कौन करता है, मोनोसाइट। क्योंकि हम सबसे पहले ही बताए थे कि WBC क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला है। तो आपका मोनोसाइट भी बचा हुआ शरीर के जो हानिकारक तत्व होते हैं उनको भी क्या करता है, मार देता है। अब देखिए कुछ और पॉइंट है कि WBC की मात्रा क्या होगी, बढ़ती है तो एक हमारा रोग हो जाता है। ये रोग का नाम है ल्यूकेमिया। क्या है, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। और ये ल्यूकेमिया रोग से ही हम लोग कहते हैं रक्त कैंसर। इसी ल्यूकेमिया रोग को क्या कहते हैं, जब अगर जो है मोनोसाइट या फिर कोई भी WBC की मात्रा अगर हमारा बढ़ जाएगी तो एक रोग क्या हो जाता है, आपका ल्यूकेमिया जो रोग होता है वो रक्त कैंसर रोग होता है। और इसको हम लोग फास्फोरस 32 के द्वारा हम इसको पहचान करते हैं कि हमारे बॉडी में क्या आया है, ल्यूकेमिया रोग आया है। साथ में जो है इसका इलाज है क्या, रेडियोथेरेपी के द्वारा हम इसका इलाज करते हैं। तो रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी होता है आपका कैंसर में, लेकिन रेडियोथेरेपी होता है आपका ल्यूकेमिया में। ठीक है, तो इस तरीका से जो है आपका मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट क्या हुआ, WBC खत्म हुआ। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, प्लेटलेट्स। अब हम लोग चलते हैं प्लेटलेट्स पे। अब क्या चलते हैं, आरबीसी हम पूरा बता दिए, आरबीसी की बीमारियां हो गई। WBC पूरा हुआ, WC की बीमारियां हो गई। अब आएगा क्या, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो अन्य नाम है वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। वो क्या है, थ्रोम्बोसाइट। निर्माण इसकी कहाँ होती है, अस्थि मज्जा में। निर्माण इसकी होती है अस्थि मज्जा में। इसकी भी मात्रा लगभग कितनी होती है, 3 से 5 लाख। इसकी भी मात्रा कितनी होती है, 3 से 5 लाख होती है कि नहीं होती है। तो लगभग आरबीसी की जो हमारा मात्रा है वो कितना है, लगभग 3 से 5 लाख। जीवन काल इसका कितना दिन होता है, 7 दिन। जीवन काल कितना होता है, 7 दिन। कार्य इसका होता है, रक्त को क्या करता है, जमाता है। ठीक है, और मृत्यु इसकी भी कहाँ होगी, प्लीहा में होगी। ठीक है, अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट। निर्माण अस्थि मज्जा में, मात्रा 3 से 5 लाख, जीवन काल 7 दिन। कार्य इसका रक्त का जमाना है और मृत्यु इसकी कहाँ होगी, प्लीहा में होगी। डेंगू में कभी कभी हम देखते हैं कि डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा हमारा क्या हो जाती है, कम हो जाता है। ठीक है, तो डेंगू में जो कम होता है वो 50,000, आप लोग सुनते होंगे कि प्लेटलेट्स कितना चला गया, 50,000। ये होता है गंभीर स्थिति, ये क्या होती है। लेकिन 20,000 जो हो जब आ जाएगी आपका प्लेटलेट्स तो वो हो जाएगा अति गंभीर स्थिति। तो आपको जो है प्लेटलेट्स बाहर से चढ़ाना होगा। ठीक है, और आपको जो है इसी अति गंभीर स्थिति को हम लोग एक नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर आपका प्लेटलेट्स घट रहा है तो उस स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। ठीक है, कुछ स्थिति में हमारा प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। जैसे सूजन, कोई कहीं आपका सूजन हो गया, या आप लंबे समय तक बीमार है, बुखार में है, या आपको मलेरिया हो जाए। ठीक है, इस सब कंडीशन में हमारा जो है ना प्लेटलेट्स की स्तर हमेशा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने लगती है। प्लेटलेट्स की मात्रा जैसे ही बढ़ने लगती है रक्त को क्या बना देता है, थक्का बना देता है। और रक्त का थक्का बना जैसे ही देता है तो रक्त का जैसे ही थक्का बनता है हम लोग को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी कभी जो है प्लेटलेट्स बढ़ने से हमारी हार्ट अटैक की समस्या या ब्रेन हेमरेज की समस्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसीलिए लंबे समय तक बुखार उखार किसी को रहे वो डॉक्टर से क्या ले, सलाह लें।
और जितना जल्दी हो सके अपना तबीयत को वो ठीक करें। साथ में इसमें आता है कि अति गंभीर स्थिति, मतलब अति गंभीर स्थिति में तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट्स कम हो गया तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, साइटोपिनिया। लेकिन अगर आपका बढ़ गया तो उस स्थिति को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने को कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की मात्रा घटने को कहा जाता है। ये लगा कि आपका प्लेटलेट्स भी खत्म हो गया। तो प्लेटलेट्स में दो तरीका का आया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस आया।